आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट के तुमको भौतिक गुण और तुमको रासायनिक गुण और उसके उपयोग, इन सबों के बारे में पढ़ा। वर्ग 2 के सदस्य का आज वर्ग 2 के जो कि जिसको हम लोग एल्कालाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, उसके सामान्य अभिलक्षण कहेंगे। वर्ग 2 के यौगिक के सामान्य अभिलक्षण। वर्ग 2 के तत्व के सामान्य यौगिक। तो वर्ग 2 के जो तत्व के सामान्य यौगिक हैं, जिसमें कि तुमको ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड है पहला। ऑक्साइड्स एवं हाइड्रोक्साइड। वर्ग 2 के तत्व O2 से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड MO का निर्माण करती है। MO का निर्माण करती है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। तो इसको लिखते हैं, अगर M लिखें धातु को, M प्लस O2 से क्या बन जाएगा? ये MO बन जाएगा, क्योंकि इसके संयोजकता 2 होती है। और ये जो MO है, ये पानी में जब घुलनशील हो जाएगा, वाटर में इसको डिजॉल्व कर देंगे, तो ये बन जाएगा MOH का होल 2, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये घुलनशील होंगे। तो इसके जो कि तुमको Be को छोड़ करके जितने भी तुमको धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स हैं, Be को छोड़कर बाकी तत्व के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। हाइड्रोक्साइड जल में अल्प घुलनशील होते हैं तथा इनकी घुलनशीलता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, जबकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पर कम होते जाती है आयन की। उसके बावजूद इसके जालक इंथैल्पी में इस प्रकार का परिवर्तन है कि इसकी जो है ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता घटती है। और यह जाहिर है कि कम तुमको क्षारीय धातु से यह कम घुलनशील है। क्षारीय धातु से कम मतलब वर्ग 1 के तत्व से
हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड, बड़े तत्व एक के तत्व के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड से इनके ये कम क्षारीय तथा घुलनशील होते हैं। तो उससे तुलना करेंगे तो ये कम तुमको क्षारीय है, घुलनशील भी कम होगा जल में। जहाँ तक कि बेरिलियम का ऑक्साइड है, तो बेरिलियम का ऑक्साइड तुमको यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, और साथ ही साथ ये जो तुमको होता है यह तुमको इसकी जो प्रिडोमिनेंटली ये तुमको सहसंयोजक होता है, इसलिए यह जल में भी ये जल के बजाय तुमको बहुत से कार्बनिक घोलक में भी घुलता है। जो बेरिलियम के जो यौगिक होते हैं, सामान्यतः बेरिलियम का आकार छोटा होने के कारण ये तुमको सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत से यौगिक सहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर जो है बेरिलियम जो ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड, बाकी ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो ये तुम्हारा जो है बेरिलियम वाला जो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH होल 2 प्लस 2OH माइनस, इससे बन जाएगा तुमको BeOH होल 4, और ये हो गया तुमको 2 माइनस, इसको कहते हैं बेरिलेट आयन, बेरिलेट आयन, जिसको कहते हैं बेरिलेट आयन। ये तुमको, और ये जो देखो तुमको OH माइनस को ये तुमको क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कैसा गुण हो गया, इसका अम्लीय गुण हुआ, ये इसका अम्लीय गुण हो गया। अब देखो क्षारीय गुण में क्या करेगा, यह अम्ल के साथ लवण बनाएगा। अगर BeOH होल 2 HCl के साथ अगर लवण बना लेगा प्लस 2H2O के साथ, ये बना लेता है BeOH होल 4 और Cl2 बना लेगा ये, तो ये तुमको लवण बन गया। तो यह क्या होगा तुम्हारा, इसका क्षारीय गुण बताएगा, यह इसका क्षारीय गुण हो गया। तो यह दोनों की तरह भांति कार्य करता है, यह अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, ताप के प्रति काफ़ी मतलब कि अस्थाई होते हैं, काफ़ी ताप गर्म करने पर भी ये जल्दी टूटेंगे नहीं, ये काफ़ी तापीय अस्थायित्व इनका अधिक होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनकी अस्थायित्व बढ़ते जाती है। MO काफ़ी अस्थायी, मतलब तापीय अस्थाई, तापीय अस्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तुमको ये जो है अस्थायित्व बढ़ते जाता है, तापीय अस्थायित्व इसका MO का। और घुलनशीलता ऊपर से नीचे जाने पर वो भी बढ़ती है, और इसका मतलब तुम्हारा हो गया कि ये तुमको कम क्षारीय है, तुमको क्षारीय धातु की तुलना में उसकी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो कम होता है तदनुरूपी से। जैसे NaOH ज़्यादा क्षारीय होगा किससे, MgOH होल 2 से, उसी ढंग से KOH ज़्यादा क्षारीय होगा CaOH होल 2 से, उससे तुलना करेंगे तो ये कम क्षारीय होगा। ये तुम्हारा हो गया ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की बात। दूसरा है तुमको हैलाइड, दूसरा है तुमको हैलाइड। तो क्षारीय धातु तुमको जो है ये तुमको जो कि वर्ग 2 के तत्व जो हैं ऑक्सीजन, ये तुमको क्या करते हैं, हैलाइड का जो निर्माण करते हैं। तो ये हेलोजन से प्रतिक्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि पहले भी हमने प्रतिक्रिया में पढ़ा था, जैसे कि तुमको Be को छोड़ के बाकी सारे अगर यौगिक को हम लोग किससे प्रतिक्रिया करा दें, हेलोजन से, तो वो डायरेक्ट हैलाइड का निर्माण करेंगे। लेकिन बेरिलियम जो है बेरिलियम तुमको डायरेक्ट अगर उसका बनाने का विधि होता है, तुमको बेरिलियम को अगर फ्लोराइड बनाना है तो NH4 होल 2 BeF4 को गर्म करके बनाते हैं हम लोग।
दूसरा था तुमको, अगर तुमको बनाना है, तुमको BeCl2 बनाना है तो BeO प्लस C+Cl2, जो कि पिछले लेक्चर में देख सकते हो BeCl2 प्लस CO बनता है। तो ये तो तुम्हारा बनाने का विधि था जो कि तुमने पिछले लेक्चर में के वीडियो में भी देखा होगा। बेरियम के अलावा बेरियम के हैलाइड सहसंयोजक लेकिन बाकी तत्व के हैलाइड ध्रुवीय होते हैं। मतलब ध्रुवीय का मतलब आयनिक होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो जाहिर है कि तुमको जहाँ तक की है BeCl2 जो है, तुमको BeCl2 एक चेन के रूप में पाए जाते हैं। BeCl2 का चेन स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे BeCl2 का देखो ये चेन में इस ढंग से तुमको प्राप्त होगा। BeCl2 का इस ढंग से चेन के रूप में तुमको देखो, जैसे ये तुमको बहुत सा ये चेन के रूप में पाया जाएगा। यहाँ पर BeCl2 हो गया तुम्हारा, यहाँ पर फिर Be होगा, फिर यहाँ पर Cl होगा, फिर यहाँ पर Cl होगा, और इस तरह से क्या होगा, ये चेन चलता जाएगा। तो ये तुमको इस ढंग का चेन स्ट्रक्चर होता है, BeCl2 का चेन स्ट्रक्चर। जिसको गर्म करेंगे तो ये तुमको डाइमर के रूप में टूट जाता है। ये BeCl2 गैस अवस्था में द्विलक के रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में पाया जाता है। जैसे कि इसमें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, Be इधर हो जाएगा Cl, और इधर Cl, और इधर भी Cl, और यहाँ पर तुमको हो जाएगा Be, और इधर की तरफ Cl। तो BeCl2 का एक द्विलक बन जाएगा ये डाइमर गैस अवस्था में। और यह भी द्विलक क्या हो जाएगा, जब और गर्म करेंगे तो तुमको ये टूट जाएगा। ये द्विलक जो है जब 1000 डिग्री केल्विन के आसपास ताप पर गर्म करेंगे तो ये एक लक में बदल जाता है। तो ये तुमको इसकी संरचना होती है। और जाहिर है कि ये जो तुम्हारा है ये कैसा गुण रखता है, ये तुमको सहसंयोजक यौगिक की तरह व्यवहार करेगा। तो ये जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा, लेकिन कार्बनिक घोलक में घुलनशील होता है, इसके जो हाइड्रोक्साइड हैं, बाकी तुम्हारा जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सबों की जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इसका स्थायित्व क्या होता है, तापीय स्थायित्व बढ़ता है। और इसका जो तुमको है, और जहाँ तक कि इसका तुमको जो हैलाइड का जहाँ तक कि है, तुमको नीचे जाने पर तुमको इसका जो है तुमको जलयोजन जो है, तुमको जलयोजन क्षमता क्या होगी, घटेगी। तो जैसे कि नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन क्षमता घटती है। तो जैसे कि तुम्हारा बेरिलियम है, तुम्हारा जैसे मैग्नीशियम का है MgCl2, ये 8H2O, 8 अणु तुमको इसमें जलयोजित होंगे, जबकि CaCl2 और SrCl2 में 6 अणु होते हैं। SrCl2 में 6 अणु ही होंगे, और BaCl2 में 2 अणु मात्र जलयोजित होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका तुमको जलयोजन की क्षमता क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि जो जलयोजन इंथैल्पी है ऊपर से नीचे जो कि आयंस हैं उसकी कम होती है। और जहाँ तक कि बेरिलियम का तुम्हारा है, बेरिलियम तुमको क्या होंगे, ये तुमको ये तुम्हारा जल से बेरिलियम का तुम्हारा है तो वो भी जलयोजित होता है। और जाहिर है कि ये सब तुम्हारा हैलाइड जो है तापीय रूप से काफ़ी अस्थायी होते हैं, ये तापीय रूप से काफ़ी अस्थायी होते हैं। और ये तुमको इनकी जो घुलनशीलता होती है जल में,
ये काफ़ी घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील आयन है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड को छोड़ के बाकी जो हैलाइड हैं वो बेरियम के जो हैलाइड हैं उसको छोड़ के बाकी तत्वों के जो हैलाइड हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये तुमको हो गया हैलाइड के संबंध में कुछ बातें। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सो एसिड के बारे में। ऑक्सो एसिड मतलब ऐसा अम्ल जिसमें कि ऑक्सीजन हो, उसके जो लवण होते हैं, जैसे कि तुमको ऑक्सो एसिड है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है तो उसके लवण कार्बोनेट हो जाएंगे। जैसे कि ऑक्सो एसिड है तुमको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तो उसके लवण जो है तुमको सल्फेट होंगे। नाइट्रिक अम्ल जो भी वो भी ऑक्सो अम्ल है तो उसके यौगिक हो जाएंगे नाइट्रेट। तो वर्ग 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था इन सबों के बारे में। तो कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट ऑक्सो अम्ल के लवण, तो जैसे कि पहला तुमको कार्बोनेट है, वर्ग 2 के तत्व के कार्बोनेट गर्म करने पर ऑक्साइड देते हैं, तो जाहिर है कि तुमको MCO3 है, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको हीट करेंगे तो MO+CO2, ये तापीय रूप से अस्थायी होते हैं, अधिक गर्म करने पर 1000 केल्विन के ऊपर ये तुमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये ऑक्साइड दे देंगे। और जहाँ तक कि बेरियम कार्बोनेट की बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में ही अस्थायी होता है। BeCO3 कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में अस्थायी है, वातावरण में अस्थायी है। इसका मतलब बाकी तुमको वातावरण में तुमको जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद है तुमको अब इसके बाद कार्बोनेट का तुम्हारा हो गया, तो जैसे कि BeCO3 हो गया, ये तापीय रूप से। और इसके साथ घुलनशीलता की बात है, ऊपर से नीचे आएंगे तो जल में घुलनशीलता इसकी क्या होती जाती है, घटती है, क्योंकि इसमें एनायन का आकार बड़ा होता है, तो जिसके कारण से कि तुमको जलयोजन इंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होती है और जालक इंथैल्पी भी क्या होती है, जालक इंथैल्पी लगभग अस्थायी बराबर ही रह जाती है, क्योंकि बड़े आकार के एनायन ऋणायन हैं। तो जालक इंथैल्पी लगभग अस्थायी है, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या हो रही है, घट रही है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ऊपर से, लेकिन हाइड्रोक्साइड में क्या था, उसके आकार हाइड्रोक्साइड आयन का छोटा होता है, इसलिए उसमें उसकी प्रवृत्ति अलग हो जाती है। कार्बोनेट की घुलनशीलता ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में घटती है। ये तुमको काफ़ी मतलब कि कम घुलनशील भी होते हैं, ये तुमको अवक्षेप के रूप में ये काफ़ी कम घुलनशील है, घुलनशीलता भी इसकी कम होती है, ये जल में इसकी घुलनशीलता कम ही होती है। CaCO3 वगैरह तो अवक्षेप के रूप में ही पाया जाता है और घुलनशीलता और भी क्या होती जाती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये तुम्हारा घुलनशीलता कम क्यों घुलती है, क्योंकि इसका जलयोजन इंथैल्पी जो है ऊपर से ऊपर तुमको क्या रहता है, ज़्यादा है, तो और इसका जो जालक इंथैल्पी का मान लगभग ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट जो ऋणायन है उसका जो आकार बड़ा होने के कारण तुमको जालक इंथैल्पी के मान में कभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलयोजन इंथैल्पी घटते जाती है, इसलिए इसकी जल में घुलनशीलता घटती है।
तो इसको ध्यान रखेगा, जल योजन पर निर्भर करता है, जो घुलनशीलता है वो किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, जल योजन इंथैल्पी पर और साथ साथ उसकी जालक इंथैल्पी पर। तो जल योजन घटता है तो घुलनशीलता क्या हो सकती है, घटती है। इसका रीजन यही है, क्योंकि जालक इंथैल्पी लगभग स्थिर है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसकी घुलनशीलता हो गई। इसके बाद तुम्हारा था इसका जहाँ तक है कार्बोनेट का तुमको है, तो ये तुम्हारा कार्बोनेट का ऊपर से नीचे आने पर घुलनशीलता में तुमको कमी हुई, और ये तापीय रूप से काफ़ी अस्थायी यौगिक होते हैं। ये तुमको ये जाहिर कि गर्म करने पर किसमें कौन सा मुक्त करेंगे, ये CO2 गैस देता है। और ये तुमको CO3 को जैसे कि सबको तुमको क्या करना है, ये बहुत से चीज़ के। और कार्बोनेट हो गया तुम्हारा। दूसरा जो तुम्हारा है इसमें है कार्बोनेट के बाद तुम्हारा है सल्फेट है तुमको। तो सल्फेट तुमको जो है बनाना है तो तुम जो सल्फेट बना सकते हो। कार्बोनेट में अगर तुमको कार्बोनेट में क्या डालते हैं H2SO4, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग MSO4 MCO3 होगा, MSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये सल्फेट होते हैं, ये तापीय अस्थायी होते हैं, टूटेंगे नहीं, ये तापीय अस्थायी, तो तापीय अस्थायी होते हैं। तो ये तुम्हारा जो है जहाँ तक कि तुम्हारा इसका रहा सल्फेट तुमको जो है ऊपर से नीचे आने पे इसकी भी जहाँ तक है ये तापीय रूप से अस्थायी है। और इसका जहाँ तक है ये इसके जलयोजन क्षमता के ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। और जलयोजन क्षमता इसकी ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। और जैसे तुम्हारा है जिसकी जलयोजन क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, इसकी जलयोजन क्षमता एवं घुलनशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये घटेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, इसकी घुलनशीलता भी कम होगी। और ये तुमको ये तापीय काफ़ी अस्थायी यौगिक होते हैं। और जलयोजन का मान भी इसमें क्या हो जाता है, तुमको जलयोजन का मान भी कम होता जाएगा। और ये जो है तापीय रूप से काफ़ी अस्थायी होते हैं, चूँकि गर्म करने पर इसको ये टूटेंगे नहीं। सल्फेट जो है गर्म करने पर वियोजित नहीं होते हैं। तो तुम्हारा ये हो गया नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रेट जो तुम्हारा है नाइट्रेट भी तुम्हारा, नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो जैसे कि तुमको MCO3 कार्बोनेट में अगर HNO3 डाल देंगे तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, कार्बोनेट में HNO3 डालेंगे तो MnO3 का होल 2 MnO3 का होल 2 प्राप्त होगा और प्लस H2O प्लस CO2 ये प्राप्त हो जाएगा तुमको बनाने का। और जहाँ तक कि इसका जो तुम्हारा है जलयोजन, तो जाहिर है कि ऊपर से नीचे आने पर सभी लवण के घटते हैं इसमें वर्ग 2 में, तो इसकी भी घटेगी ही। और जैसे कि BA जो है तुमको NO3 वह तो जल में बिल्कुल क्या रहता है, अनाद्र रहता है, वो उस जल में क्या रहता है, उसके जल के अणु नहीं रहते हैं। और इसको गर्म जब करते हैं हम लोग MnO3 होल 2 को जब गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड देगा, ये तुमको ऑक्साइड देगा। लिथियम की तरह क्या देते हैं, ये ऑक्साइड दे देंगे ये। और NO2 प्लस O2 ये लिथियम जैसे देता था। लेकिन सोडियम वगैरह को जब गर्म करते थे तो वो तुमको क्या देता है, सोडियम को गर्म करने पर क्या देगा वो, सोडियम में NaNO2 सोडियम पोटेशियम सब देता था, NaNO3 को हीट करते हैं NaNO2 प्लस O2 देता है, ध्यान रहे इस रिएक्शन को याद करो। ये लिथियम ऐसा देता है, लिथियम जो है गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड देता है LiNO3 का होल 2, LiNO3 को गर्म करेंगे तो Li2O प्लस NO2 प्लस O2 भी ऑक्साइड देता है। ये लिथियम की तरह ये ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और जाहिर है कि कार्बोनेट की नाइट्रेट की घुलनशीलता क्या होगी, इसके जलयोजन इंथैल्पी, इसकी जलयोजन क्षमता, जलयोजन क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये तुम्हारा नाइट्रेट का हो गया। और ये तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा कार्बोनेट और सल्फेट और नाइट्रेट, इन सबों के बारे में इसकी जानकारी हो गई।
इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जो कि बेरिलियम जो है तुमको इस टॉपिक के बाद है तुम्हारा बेरिलियम क्षारीय धातु। बेरिलियम तुमको जो है क्षारीय मृदा धातु जो है उस वर्ग के अन्य तत्वों के साथ, क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम को छोड़ के हम लोग कहते भी हैं, तो बेरिलियम जो है तुमको वर्ग के अन्य तत्वों से, वर्ग 2 के अन्य तत्वों के साथ बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। बेरिलियम का असामान्य व्यवहार, बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। तो बेरिलियम जो तुमको है यह वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न, बहुत से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है। बेरिलियम अपने छोटे आकार एवं उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण वर्ग 2 के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है, भिन्नता प्रदर्शित करती है। ये गुणों में क्या करती है? भिन्नता प्रदर्शित करती है। तो जैसे भिन्नता का जो बिंदु है पहले वर्ग 2 के गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करती है। जैसे कि पहला है तुमको कौन कौन से गुण में भिन्नता होगी। तो यहाँ पर जैसे कि लिख देते हैं, एक तरफ से एक तरफ बेरिलियम दे दो और एक तरफ अन्य धातु दे दो। यहाँ पर बेरिलियम और इधर की तरफ क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो ये तुमको था लिथियम भी प्रदर्शित करता था, लिथियम भी यही गुण प्रदर्शित करता है, जैसे असंगत व्यवहार। जैसे कि ये बहुत से गुणों में हैं, जैसे कि पहला नंबर होता है ये कठोर होता है, ये कठोर होता है, ये कम कठोर होता है, ये कम कठोर हो गया। कम कठोर। सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक हेलाइट, हेलाइड जो जल योजित होते हैं, जो जल अपघटित होते हैं, जल अपघटित होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होगा। इसमें जो है तुमको आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक हेलाइड, आयनिक हेलाइड अयौगिक भी होता है जो जल में घुलनशील हैं, जो जल में घुलनशील हैं, जो जल में घुलनशील हैं। ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर पॉइंट कह सकते हो। तीसरा नंबर है इसकी जो तुम्हारी होती है कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कहते हैं, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या इसकी 4 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसकी डी ब्लॉक की उपस्थिति के कारण, डी कक्षक के कारण उपसंयोजन संख्या बराबर 6 तक, 6 होती है इसकी।
तो चौथा उभयधर्मी है, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड था हाइड्रोक्साइड, इसमें क्षारीय होगा बट ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का होगा। ये तुम्हारा हो गया इसका 1 2 3, ये चौथा हो गया तुम्हें 5वां। ये तुमको जो है तुमको जो हैलाइड बनाते हैं वो चेन के रूप में रहते हैं। इसमें तुमको ये अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल से प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। M प्लस जैसे कि इसमें Be प्लस H2, ये BeH2 से प्रतिक्रिया कर हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, BeH2 से संयोग कर हाइड्राइड नहीं बनाता है। और यहाँ पर बाकी जो तुमको हो गया M प्लस H2 से क्या बन जाएगा, MH2 बना लेगा, हाइड्राइड बना लेगा, ये आयनिक हाइड्राइड बना लेगा ये। उसी तरह से यह Cl2 से संयोग कर यह हेलोजन से संयोग कर हैलाइड नहीं बनाता है। और यह क्या करेगा, M प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा, MCl2 ये बना लेगा हैलाइड। यह जल के साथ यह जल के साथ यह तुमको मतलब यह HCl के साथ, अम्ल के साथ H2 नहीं देता है और इसे M प्लस H2HCl क्या दे देगा, MCl2 प्लस H2 गैस दे देगा। तो ये बाकी बहुत से गुणों में क्या है, बाकी तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। अब लिख लेते हैं इसका विकर्ण संबंध। लिथियम कह रहे हैं यहाँ पर, बेरिलियम हम लोग ना, बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। तो ये तुम्हारा पहला क्या है, विकर्ण संबंध में ये तुम्हारा पहला होगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जहाँ तक गुण है, पहला है कि तुमको यह Ba एवं Al के सतह पर ऑक्साइड की परत होती है, ऑक्साइड की परत के कारण ऑक्साइड की परत के कारण HCl से अम्ल से प्रतिक्रिया कर, तनु अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 गैस नहीं देता है। दूसरा नंबर, दोनों में कोई नहीं देगा, ये दोनों में समानता हुई। दूसरा नंबर है तुमको ये Be भी तुम्हारा BeCl2 के रूप में पाया जाता है डाइमर के रूप में, और AlCl3 भी क्या पाया जाता है, द्विलक के रूप में। BeCl2 एवं AlCl3 लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं, लुईस क्षार की तरह काम करते हैं। तो दोनों द्विलिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि Be तुमको BeCl2 का तभी स्ट्रक्चर बनाए ही थे, BeCl2 एवं AlCl3
द्विलक का निर्माण करते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं डाइमर के रूप में। जैसे कि AlCl3 का हो जाएगा तुमको BeCl2 जैसे था तुम्हारा, ये ऐसा रहेगा, Cl हो गया, यहाँ Be, फिर यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ फिर Be, फिर यहाँ Cl। AlCl3 देखो कैसा होगा, Al यहाँ है, यहाँ Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ इस ढंग से ब्रिज टाइप का कंपाउंड बना लेगा ये Al भी, और Al यहाँ भी Cl, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक तरह का होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। ये जल के साथ यह उभय, इनके ऑक्साइड था हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये Be एवं Al के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो ये जैसे कि तुमको बनाएगा Be, जैसे तुम्हारा हो गया जैसे कि बेरिलेट आयन बनाता है, तो ये जैसे कि बनाता है BeOH होल 4 2 माइनस, जैसे बेरिलेट आयन बनाता है BeOH होल 4 2 माइनस, बेरिलेट आयन ये हो गया। तो ये बनाएगा, ये तुमको बनाएगा AlOH होल 4 माइनस, AlOH होल 4 और 1 माइनस, एल्यूमिनेट, ये बेरिलेट आयन हो गया, ये बेरिलेट आयन, और ये हो गया एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन, दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ये तुम्हारा इसका निर्माण करेगा, बेरिलेट आयन और ये एल्यूमिनेट आयन का निर्माण करेगा ये तुम्हें। दूसरा है तुमको, ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको है अगला, तुमको पॉइंट हो जाएगा, तुम्हारा पॉइंट हो गया 4, 5वां तुम्हें हो गया 5वां नंबर पॉइंट। ये तुमको इसका जहाँ तक है, इसका जो है ये उभयधर्मी है, इसका ऑक्साइड, इसका भी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी है, दोनों जो है उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि है तुम्हारा Be है, जैसे BeF3 BeF4 2 माइनस, ये उपसंयोजक यौगिक है। तो Al भी तुमको बनाएगा AlF6 जैसे इसी टाइप का 3 माइनस, इस तरह का यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसके क्या हो गया, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों क्षारीय, इसके तुमको कहते हैं उभयधर्मी प्रकृति के हैं। इसका जो है हेलाइड जो है तुमको द्विलक के रूप में पाया जाएगा, दोनों में समानता है। यह दोनों अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या नहीं करता, चूंकि हाइड्रोजन गैस नहीं देता, चूंकि उसके ऊपर में ऑक्साइड की एक परत जमी होती है। यह तुमको क्या हो गया, यह तुमको इसका जहाँ तक है तुमको देखो, यहाँ पर जो तुमको ये बेरिलेट आयन बनाता है, बेरिलेट आयन बनाएगा, यह उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है। बेरिलियम का अन्य क्षारीय धातुओं से बहुत से गुणों में क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं बेरिलियम का असंगत व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार से तुमको क्या है, बेरिलियम के बारे में, बेरिलियम का असंगत व्यवहार या तुमको इसके जो सामान्य यौगिक हैं उन सबों के बारे में इसमें पढ़ा। जो अगले लेक्चर में हम लोग जो कि वर्ग 2 का जो तुम्हारा होगा, जो कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 2 के जो कैल्शियम के जो यौगिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कि हैं तुमको जैविक कार्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।